नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में भारत भ्रमण के साथ साथ बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हो जाओ साथियों तैयार और पूरी तरह से, और चलते हैं अपन लोग इस पर शुरू करते हैं अपना। और सबसे पहले अपना पहला ही प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस मनाया कब है। तो ये बात तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि कब मनाया गया है, वो तो सरल सी बात है, 21 अप्रैल को, है ना। कल की तारीख थी भारतीय सिविल सेवा दिवस की, जो स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, और 21 अप्रैल की यह तारीख है। लेकिन इससे संबंधित कुछ तथ्य है वो भी हमें जानने जरूरी है। अगर अपन बात करेंगे ये जो प्रथम सिविल सेवा दिवस है वो कब मनाया गया, तो ये भी ध्यान रख लेना, 21 अप्रैल 2006 को ये प्रथम सिविल सेवा दिवस मनाया गया। और अगर अपन बात करें कि ये इस समय क्यों मनाया जाता है, तो आपको ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर अपन बात करें भारत के पहले, है ना, भारत के पहले अगर गृह मंत्री की, तो वह कौन है भाई। भारत के पहले गृह मंत्री अगर आप जानते होंगे तो सरदार पटेल, और यही भारत के क्या थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो सिविल सेवा के जो लोग हैं इनको इन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। इन्होंने क्या किया था, संबोधित, और उनको एक नाम दिया था, एक ऐसे मतलब एक वाक्य भी इनका आता है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये किसने कहा था, ये सरदार पटेल ने कहा था। किसके बारे में, सिविल सेवा के बारे में कहा था। और ये ना स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया यानी भारत का इस्पाती ढांचा, फौलादी ढांचा था, वो किसको कहा जाता है, सिविल सेवा को। और ध्यान दे लेना साथियों, अगर आप लोगों से कोई ये प्रश्न पूछे, यानी इस दिन इन्होंने संबोधन किया था 21 अप्रैल को, तो इस वजह से 21 अप्रैल है, ये मनाया जाता है, मतलब सिविल सेवा दिवस। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, यानी भारत की सबसे उच्च प्रशासनिक जो संस्था है सिविल सेवा वही है। तो अब अपन बात करेंगे अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है, कि वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अपन बात कर लेते हैं सिविल सेवा की शुरुआत किसने की, तो यह ध्यान देना भाई, सिविल सेवा का जो जनक है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमें अच्छी तरह से जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये कौन है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि अंग्रेज अधिकारी है, इसे क्या कहा जाता था, सिविल सेवा का जनक कहा जाता था। तो ये बड़ी ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात हमने की है। अब अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह कौन सा है, 2 नंबर। अगर बात करें अपन कंपनी के साथ समझौता, देखो किसकी बात हो रही है, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया। यानी फेसबुक ने फेसबुक क्या कर रही है, एक नया ऐप बना रही है, वो कौन सा है, सुपर ऐप है। और उसमें तमाम प्रकार की जानकारियां, हर प्रकार के सॉन्ग, हर प्रकार की सारी सुविधाएं उसके अंदर होगी। तो ये फेसबुक के द्वारा सुपर ऐप बनाने की क्या है, भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता है। तो भारत की कौन सी कंपनी के साथ समझौता करेगा, तो वो ध्यान रख लेना है, रिलायंस के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। और आप लोग जानते ही होंगे रिलायंस भारत की ही कंपनी है। और आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि पहले, है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगा सारा सिस्टम था, कॉलिंग का सिस्टम भी और नेट, है ना, जो मिलता था वो भी काफ़ी महंगा था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, डाटा बहुत सस्ता हुआ है। तो उसका एकमात्र और कारण कौन सा है, रिलायंस है। पहले वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन लोगों ने देश को काफ़ी लूटा था। तो अपन आगे बात करते हैं किसकी, अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये तो आपने सुन ही लिया होगा, फेसबुक ने सुपर ऐप के साथ मिलकर के काम करने की, क्या सुपर ऐप बनाना है, और किसके साथ, रिलायंस के साथ मिलकर के। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, अपना 3 नंबर प्रश्न है। और 3 नंबर प्रश्न हमें ये बता रहा है कि देखो ध्यान से देखो, दापोरिजा पुल का संबंध किस राज्य से है, दापोरिजा पुल का संबंध किस राज्य से है, और ये पुल हाल ही में चर्चा में क्यों आया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर अपन बात करें दापोरिजा पुल की, तो सबसे पहले उत्तर आएगा ये किस राज्य में है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। इसका पहला उत्तर तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा साथियों। और अरुणाचल प्रदेश तो आप जानते ही हो, जिसकी राजधानी कौन सी है, ईटानगर है। कौन सी है, ईटानगर है। और यहाँ के पीएम कौन है, सीएम कौन है, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है,
अब अपन बात करते हैं इस अपने प्रश्न की, जो कि दापोरिजा पुल का संबंध अपन बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पुल है साथियों जो हाल ही में बीआरओ ने इसका क्या किया है, निर्माण किया है, और रिकॉर्ड निर्माण मतलब 27 दिनों में इसका क्या कर दिया है, निर्माण किसने किया है, बीआरओ। निर्माण किसने किया है, बीआरओ। अब आप ये भी ध्यान दें, ये बीआरओ क्या है, तो ये बीआरओ हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सुरक्षा संगठन, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और अपन बात कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सीमा सड़क सुरक्षा संगठन है ये। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो ये क्या, इसी ने ये क्या किया है, बनाया है, कौन सा, एक अपने यानी पुल बनाया है, और इस पुल का नाम क्या है, पुल का नाम हमने बात कर ली है, दापोरिजो है। और ये संबंध किससे है, इसका किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से है। और अगर अपन बात करें यहाँ की महत्वपूर्ण की, जो ये जो पुल है 27 दिनों में बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया 27 दिनों में। और इसका जो निर्माण है 17 मार्च से शुरू हुआ था 14 अप्रैल तक, 17 मार्च से 14 अप्रैल तक ये जो पुल है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो भी ध्यान दे लेना, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश का जिला है भी है, और नदी का नाम भी है सुबनसिरी नदी। और सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की, यानी ब्रह्मपुत्र की ये क्या है, सहायक नदी है। इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि ये 27 दिनों में इसका निर्माण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ध्यान देना, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे अपने 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। मतलब हमारे जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति है, उनका नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, रामनाथ कोविंद। और बात यहाँ प्रश्न पूछी गई है कि उनका नया सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ इन चारों में से हमारा कोई एक विकल्प है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी जानकारी रखते हो तो इन विकल्पों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ध्यान दें, पहले तो अपन प्रश्न के उत्तर पर विचार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पहला ही है अपना, और वह कौन सा है, कपिल देव त्रिपाठी, है ना, कपिल देव त्रिपाठी। और ये त्रिपाठी क्या है, यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव है। अगर बात करेंगे अपन पूर्व सचिव की, अब क्यों नया क्यों बनाना पड़ा, इसलिए कि जो संजय कोठारी है ये पूर्व क्या थे, सचिव थे, लेकिन अब ये क्यों नहीं सचिव है। कारण सीधा सा है कि संजय कोठारी है तो वर्तमान में, आपको मैंने पिछली कक्षाओं में जरूर बताया है, ये केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है भाई। वर्तमान में ये केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त इन्हें क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है संजय कोठारी की। अगर बात अमिताभ कांत की करें तो तुम सब लोग जानते हो, ये अपने आरबीआई के क्या है, गवर्नर है, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर बात करें राष्ट्रीय, है ना, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है गौबा, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है गौबा। तो यहाँ ध्यान देना, ये जो राष्ट्रीय न होकर के नाम है राजीव, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो इसमें राजीव जो गौबा है, तो ये कौन है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा विचार करें। यानी ये भी अपने एक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वह है कैबिनेट सचिव। ध्यान देना भाई, राजीव गौबा है कैबिनेट सचिव। कौन से हैं, कैबिनेट सचिव है, सचिव के पद पर ये है। तो ये चारों ऑप्शनों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। एक एक दोबारा देख ले, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव है कपिल देव त्रिपाठी, अमिताभ कांत के आरबीआई के गवर्नर है, राजीव गौबा क्या है, कैबिनेट सचिव है, संजय कोठारी क्या है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में मोहम्मद रफीक किस राज्य के हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ध्यान दे भाई, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद रफीक, ठीक है। प्रश्न ये पूछा गया कि किस राज्य के हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया है। तो सीधी सीधी बात हो गई, उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज कौन है। अब अपन बात करेंगे इसी के संबंधित ना, इस प्रश्न का भी पोस्टमार्टम करते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, हाल ही में, यानी अभी 3, आपको पता होगा कि हमारे जो जज की नियुक्ति होती है कॉलेजियम पद्धति से होती है। तो आपको ये भी ध्यान दे लेना है, कॉलेजियम जो विधि है। तो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ 3 ऐसे राज्य हैं जिनके हाल ही में क्या है, ये हाई कोर्ट के
न्यायाधीश को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, एक तो ओडिशा, एक मेघालय, एक बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब हमें ध्यान देना होगा सबसे पहले तो ये बात कि ये हमारे मोहम्मद रफ़ीक है, किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो आप लोग सीधा सीधा उत्तर याद रख लेना, ये किसके हो जाएंगे, ओडिशा के। किसके हो जाएंगे, ओडिशा के। किसके हो जाएंगे भाई, ओडिशा के। तो याद रखना, ये अपना उत्तर हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ओडिशा आप जानते ही होंगे है ना, भारत का एक राज्य है और इसमें हमने बात की थी, इसके जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है और ये भी बात हमने कर रखी थी। और ओडिशा ने, यानी आप लोगों को पता भी होगा, 1 अप्रैल को इन्होंने क्या मनाया है, उत्कल दिवस मनाया है। ये भी ध्यान दे लेना, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, यानी उत्कल दिवस का मतलब है ओडिशा स्थापना दिवस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनके ओडिशा के। तो ये मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हो ही गए। अगर मेघालय के अपन मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी बनाया गया है विश्वनाथ सोमददर, विश्वनाथ सोमददर, और ये एक बने हैं किसके, मेघालय के मुख्य न्यायाधीश। और अपन बात करेंगे किसके, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, तो वो भी अभी बनाएंगे हैं और वो है दीपकर दत्त। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे लेना, दीपकर दत्त को बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी इन 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं, अपना प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है। साथियों, पुलेला गोपीचंद कौन है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है। तो पहली बात तो अगर हम यहाँ क्या, तुक्का एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तुक्का मारते हैं, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें ध्यान देना होगा कि पुलेला गोपीचंद है कौन। तो साथियों, पहले तो मैं बताता हूँ, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, पुलेला गोपीचंद है कोच। क्या है, कोच है पुलेला गोपीचंद। और वह कोच किसके हैं, तो अभी अपन बात करेंगे। तो इनका जो संबंध है ये किस गेम से है, तो वो लोग आप अच्छी तरह से जानते हो। इनका संबंध किससे होगा, साइना नेहवाल खिलाड़ी किसकी है भाई, कौन बताएगा, बैडमिंटन की है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन का। और ये साइना नेहवाल वह पीवी सिंधु, आप जानते होंगे साइना नेहवाल वह पीवी सिंधु के क्या है, गुरु है, पीवी सिंधु के ये क्या है, कोच है। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे, साइना नेहवाल व पीवी सिंधु। तो बैडमिंटन आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने, यानी यहाँ मैंने पुलेला गोपीचंद की बात की है, कोच है एक। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न अपना है 7वां। और 7वां प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग, ध्यान से सुने प्रश्न क्या है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है। तो उस बैंक का आपको नाम बताना है। तो साथियों, इस बैंक का नाम है ICICI। बैंक का नाम क्या है, ICICI, है ना। हाल ही में ऐसा बैंक है जो जिन्होंने क्या कर दिया, ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च कर दी कोरोना जैसी महामारी के मध्य, है ना। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि भाई ये जो ICICI बैंक है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। अगर ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1994 में हुई। अगर अब आपसे ये पूछ ले कि इसके CEO कौन है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी। ठीक है, ऐसे ऐसे करते मैं आप लोगों को सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, लेकिन बस शर्त यही है कि आप लोगों को लगातार बने रहना है, बेहतर से बेहतर चीज़ें आती रहेगी। और अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है, वर्ल्ड बैंक एवं IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ध्यान देना है हमें कि ये 2 संयुक्त संस्था, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF, इन दोनों ने संयुक्त बैठक की है विकास समिति की। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, मतलब भारत की तरफ से भाग किसने लिया है। तो अगर ये बात अपन करते हैं तो यहाँ अपना उत्तर निकल कर आता है ना। कौन सा, देखो, नरेंद्र मोदी नहीं है, सदानंद गौड़ा भी नहीं है, निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारे वर्तमान में क्या फाइनेंस मिनिस्टर है। तो आप लोगों को ये भी याद रख लेना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पहले ही क्या थी, रक्षा मंत्री थी, आपको ये भी याद है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जानते हो PM है। सदानंद गौड़ा के बारे में आप जानते होंगे, उर्वरक व
अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, उर्वरक मंत्री है ये, ठीक है। और इधर हमने बात की है किसकी, एस जयशंकर की, तो ये हमारे कौन से मंत्री है, विदेश मंत्री है, सुब्रमण्यम जयशंकर। मोदी कैबिनेट के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आप लोगों की पिछली कक्षाएं नहीं देखी हुई है तो है ना, एक कक्षा में देखना, वहाँ अपने मोदी मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा की है और एक एक महीन पहलुओं के बारे में आपको बताया गया है। अब ना याद करने का तरीका भी आप लोगों को ज़बरदस्त बताया है। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर, जो कि और महत्वपूर्ण है, और वह कौन सा है कि हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया गया। यानी हमें क्या करना है, ये बताना है कि एक राज्य है जो ई संजीवनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से घर बैठे ही, ध्यान देना, घर बैठे ही क्या करता है, मरीजों को जांच करता है और उनको दवा वगैरह उपलब्ध करवा देता है, घर पर ही भेज देता है और वहीं से जांच कर लेता है। क्योंकि अब हमें पता है कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए इस प्रकार की चीज़ें जरूरी है। तो ये जो लोग हैं यानी कि लगातार अन्य किसी बीमारी से वो ग्रसित है और उनकी दवा वगैरह चल रही है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, तो उन लोगों के लिए सुविधा की गई है। और ऐसा राज्य अपन बात करेंगे कि ऐसा राज्य है वो कौन सा है जिन्होंने क्या कर रखी है, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश। और अगर अपन हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कौन सी है भाई, शिमला है, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना। और इसके जो यानी अपन कह सकते हैं इसके जो सीएम है वो कौन है, जयराम ठाकुर है। तो ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और एक चीज़ और याद कर लेना, और वो कौन सी है कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। हालांकि हम भारत भ्रमण में सभी प्रकार के राज्यों को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सभी को, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, अगले अपने प्रश्न की। और अगला प्रश्न अपना कौन सा है, 10 नंबर, देश में ऐसा पहला राज्य जिसने कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है अब, ठीक है, पहले तो थे। तो मित्रों ऐसा राज्य है गोवा, ध्यान देना भी, ऐसा राज्य कौन सा है, गोवा है। यहाँ अपना उत्तर 3 नंबर से ही हो जाएगा। तो गोवा राज्य है, पहले यहाँ 7 कोरोना के मरीज थे और ये 7 क्या हो गए हैं, अब सही हो गए हैं। तो ये एक तरीके से ग्रीन जोन घोषित हो गया है, कौन सा, ये अपना गोवा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि गोवा की राजधानी कौन सी है साथियों, तो आप मुझे बता दोगे, क्या बताओगे, बड़े होशियार हो, पणजी बता दोगे। ये जो पणजी है ना, ये एक नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है मांडवी नदी। कौन सी नदी है, मांडवी नदी। और भी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, इस गोवा के वर्तमान जो राज्यपाल है, राज्यपाल, ये बड़ा ही चर्चित नाम है। और आप कैसे जानते हो इसको, आप इसको इसलिए जानते हो कि ये जो राज्यपाल है इसका नाम है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। और आप इसको किस प्रकार जानते हो, क्या कारण जानते हो, कोई तो कारण होगा जानने का। याद होगा आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर जो पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, स्वतंत्र क्या था, राज्य, अब उसे क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो जम्मू कश्मीर है उसके ये क्या थे, आपको याद होगा है ना, क्या थे भाई, राज्यपाल थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, सत्यपाल मलिक। और अब इन्हें किसे गोवा का बना दिया गया और वहाँ उपराज्यपाल भेज दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, गोवा के बारे में पढ़ा। और सत्यपाल मलिक यानी यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की बात अगर करूँ तो आप मुझे बताओ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वो हो जाएंगे प्रमोद सावंत। ध्यान देना भाई, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग लगातार है ना इकट्ठी कर रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न अपना ये है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात आज ही की करें तो आज ही क्या मनाया जा रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। तो इसे हम लोगों को याद करना चाहिए, वर्ल्ड अर्थ डे। तो विश्व ये किस तिथि को मनाया जा रहा है, ये तो आपके सामने हो ही गया। आज की तिथि आप सब लोग जानते होंगे, 22 अप्रैल को ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और भी अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में लेना चाहो तो किसके बारे में, विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, तो ये आप लोगों को याद करना होगा कि इसकी शुरुआत है वो कब हुई यानी मनाने की। तो ये ध्यान रख लेना, 22 अप्रैल 1970 है ना, ये तो हमें दिखाई दे रहा है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल 1970 को क्या हुई, विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की क्या हुई, शुरुआत हुई। और पर्यावरण संरक्षण का ये समर्थन करने के लिए संस्था है, मतलब समर्थन करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
और ये भी ध्यान लेना, ये इस वर्ष महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है ना, इस वर्ष आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 50वां, है ना, ये 50वां है, एक तरीके से वर्षगांठ होगी इसकी, 50वीं वर्षगांठ होगी, तो ये भी अच्छी बात है। अब अगर मैं इसकी थीम की बात करूं साथियों, किसकी, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम की बात करूं, तो थीम हो जाएगी हिस्ट्री एंड मोटिवेशन एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। हिस्ट्री एंड मोटिवेशन एंड फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं, और वो प्रश्न अपना कौन सा है, हाल ही में BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं CEO का निधन हो गया, और इनका क्या नाम था, तो ध्यान दे लेना भाई। BMW आप सब लोग जानते हो, एक कार निर्माता कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है वैश्विक स्तर की, और इसके जो CEO या अध्यक्ष थे तो उस व्यक्ति का नाम था रुद्र तेज सिंह। रुद्र तेज सिंह, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ऐसा प्रश्न भी कोई परीक्षा में देखने को मिले तो आप उन्हें उसका उत्तर दे सकते हो। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। हाल ही में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, और अगर बात करें, अब देखो ये क्षेत्र के नाम आए हैं, इनको स्वच्छ दर्पण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो इन्हीं का हम क्या करेंगे, नाम, इनमें से किसी एक का नाम हमें चुनना है कि किसे ये दर्पण पुरस्कार मिला है, स्वच्छ दर्पण पुरस्कार। तो बात करेंगे अपन ओडिशा का, है ना, ओडिशा का नगर है जिसका नाम है पुरी। क्या नाम है भाई, पुरी है, ओडिशा का संसदीय क्षेत्र है, आपको याद होगा। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका नाम था संबित पात्रा, उन्हें चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अगर आप लोग जानते हो तो तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम भाई किसका क्षेत्र है, आप लोग बता सकते हो क्या, तिरुवनंतपुरम क्या केरल की राजधानी है, क्या आप लोग जानते हो, वास्तव में है। और अगर अपन बात करें किसकी, गांधीनगर की, तो ये किसकी राजधानी है, गुजरात की है। और अगर अपन बात करें उज्जैन की, तो ये किसका शहर है, MP का है, शिप्रा नदी के किनारे। हमने बात किया 12 वर्षों के बाद यह कुंभ का क्या लगता है, मेला लगता है। तो साथियों ये थे अपने आज के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम रोचक अंदाज से अपने, यानी हर रोज का जो बिंदु है अपना, सबसे यानी इस कक्षा की जान है ना, और वो कौन सा है, भारत भ्रमण। और भारत भ्रमण में आज हम किसका भ्रमण करने वाले हैं, अपने पड़ोसी राज्य, और जिसका नाम क्या है, हरियाणा। पड़ोसी राज्य जिसका नाम क्या है, हरियाणा। तो साथियों हरियाणा के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ा अध्ययन करते हैं भारत भ्रमण के रूप में। तो अब आप मुझे बताइएगा सबसे पहले हरियाणा, और हरियाणा में क्या है भाई, यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सीमावर्ती राज्य की, किसकी, सीमावर्ती राज्य की। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है ये कि उत्तर में कौन सा राज्य है, तो ध्यान दे लेना, उत्तर में कौन सा है, HP है। HP का मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे, HP का मतलब पेट्रोल पंप नहीं है, नहीं हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है, तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, याद कर लेना। अगर बात करेंगे अपन पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन स्थित है भाई, पंजाब स्थित है, यानी PB पंजाब, है ना, अमरिंदर का पंजाब। अगर बात करेंगे अपन किसके, दक्षिण की, तो हमें ध्यान दे लेना है दक्षिण में जो स्थित है वो कौन है, राजस्थान है। और अगर अपन बात करेंगे पूर्व की, तो अब पूर्व के पास हमारे पास बचा है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये आप लोग ध्यान दे लेना, ये इसके क्या है, समीपवर्ती राज्य है। और एक और चीज़ ध्यान दे लेना, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, और यूटी कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली के ये हरियाणा 3 ओर से घिरा हुआ है, ये भी आपको ध्यान दे लेना, 3 ओर सीमा बनाता है दिल्ली के हरियाणा। और हरियाणा का बहुत ज़्यादा क्षेत्र इसमें आता है ना, किसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे दिल्ली NCR भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली NCR, ठीक है, उसमें भी आता है। ध्यान देना, ये बात हमने इसके सीमावर्ती राज्यों की पढ़ी। अब अपन बात करते हैं साथियों हरियाणा की राजधानी की। कौन नहीं जानता, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी है जिसका नाम क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। अब उसके बाद अपन राज्यपाल की बात करेंगे, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है। मैं एक एक राज्य के राज्यपालों की चर्चा कर रहा हूँ, बड़े ही महत्वपूर्ण है। वैसे हमें एक साथ तो याद नहीं होते, लेकिन ऐसे याद हो जाएंगे। तो सत्यदेव, अगर बात करेंगे सत्यदेव नारायण या नरेन, सत्यदेव नारायण या नरेन आर्य, ठीक है, ये यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। अब अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मित्रों हरियाणा के मुख्यमंत्री दोबारा बने आपकी बार पुनः, और जिनका नाम आप सब लोग जानते हो, हरियाणा में कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और क्या है, खट्टर है। तो हरियाणा में कौन बन गया, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना,
यहाँ उप मुख्यमंत्री भी कई राज्यों में है, तो वैसा उसमें भी है उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ उप मुख्यमंत्री की अपन बात करेंगे तो वो कौन है, और उसकी भी देखो यहाँ एक पार्टी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हरियाणा में जो सरकार बनी थी ये इनके यानी बीजेपी के पूर्ण बहुमत से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मतलब दोनों ही पार्टियों को बहुमत नहीं मिला, न तो बीजेपी को मिला और न ही कांग्रेस को मिला। तो बीजेपी ने मिलकर के जेजेपी के साथ सरकार बनाई थी, और आपको याद होगा दुष्यंत सिंह चौटाला को यहाँ के क्या बनाए गए, डिप्टी सीएम बनाए गए। जेजेपी के संपादक भी है वो, तो दुष्यंत सिंह चौटाला, दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को जो अपने को जरूरी है, वो है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के अंदर ये यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 44,212 km² वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला अपना बिंदु है जनसंख्या, और जनसंख्या के अंदर यहाँ पर 2,53,00,000 लोग हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। तो ये हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462। अब अपन बात करेंगे सबसे बड़ा शहर की, तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। अगर ज़िले की बात करें तो यहाँ कितने ज़िले हैं हरियाणा में, 22 ज़िले हैं साथियों। कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले। हरियाणा के ज़िले कुल कितने हैं, 22 ज़िले हैं। और अब अपन बात करेंगे हरियाणा के राजभाषा की। किसकी बात करेंगे, राजभाषा की। तो आप लोगों को याद होगा हरियाणा की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और इस राज्य का जो विभाजन हुआ था वो भाषाई आधार पर ही विभाजन हुआ है। पंजाब का विभाजन हुआ था और पंजाबी भाषी लोग पंजाब में चले गए, और इधर पंजाब से इसी अलग हुआ था हरियाणा। तो आप लोगों को याद कर लेना है, इसकी जो राजभाषा है हरियाणा की वो कौन सी है, हिंदी है। अगर अपन लोकसभा सीटों की बात करें साथियों, तो हरियाणा के अंदर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें इससे आधी है, मतलब 5 राज्यसभा सीटें हैं हरियाणा में, 10 लोकसभा सीट और 5 राज्यसभा सीट। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा है वो कितनी विधानसभा सीटें कितनी हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों के लिए जरूरी है। अब अपन बात करेंगे उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय वो कौन सा है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ही है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। और गठन की बात करें तो ये गठन हो जाएगा 1 नवंबर, ध्यान दे भाई, गठन कब होगा, 1 नवंबर 1966, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को क्या होता है, गठन होता है। किसका, हरियाणा का। पंजाब, अब मैंने आप लोगों को बता दिया, पंजाब में पंजाबी भाषी लोग और हरियाणा में हिंदी भाषी लोग, ठीक है। भाषाई आधार पर इनका क्या होता है, विभाजन होता है, गठन होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन होने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बात इसकी भी अपन करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि हरियाणा की जो प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, यमुना नदी है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी। अब अपन बात करें हरियाणा के झील की, तो ध्यान रखना यहाँ दमदमा झील है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी झील है, दमदमा झील है, जो हरियाणा की क्या है, फेमस है। और अब अपन हरियाणा के अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं साथियों, वो कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क है। और राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क। ध्यान देना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। नेशनल, आप लोगों को याद कर लेना है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में है। सुल्तान फिल्म आप सब लोगों ने देखी होगी, तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, वो है राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है, और हम हरियाणा को ही पढ़ रहे हैं। अब अपन बात करें किसकी, जो महत्वपूर्ण चीज़ की अपनी, और वह कौन सी है, वो है कि यहाँ का जो राज्य पशु है वो कौन सा है। हरियाणा के राज्य पशु की अपन बात करें तो वो हो जाएगा ब्लैक बक, ब्लैक बक यानी काला हिरण यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है। और अगर अपन बात करें राजकीय पुष्प की, तो ध्यान दे लेना, राजकीय पुष्प है हरियाणा का वो कौन सा है, कमल है। कौन सा है, कमल है, ठीक है। लोटस, तो यहाँ का जो राजकीय कौन सा पुष्प है वो कौन सा है, कमल है। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद करना है। और कमल की यहाँ पर क्या है, सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है। अब अपन बात करेंगे साथियों प्राचीन के भी, और प्राचीन की कुछ बात करें तो प्राचीन जो रण क्षेत्र है वो भी क्या है, प्राचीन रण क्षेत्र की बात करें अपन,
देखो राजकीय पुष्प कौन सा हो गया, कमल हो गया। और प्राचीन रण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आप लोगों को याद होगा महाभारत कालीन रण क्षेत्र भी इसी में है। बड़े बड़े जो युद्ध है भारतीय इतिहास के यहीं पर लड़े गए हैं। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो भी यहीं है, आप लोगों को याद होगा पांडवों कौरवों के मध्य भीषण संघर्ष यहीं पर हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जो युद्ध पहले है ना पूर्व भारत का, और विनाशकारी युद्ध भी था ये एक तरीके से। तो अब अपन बात करते हैं यानी कुरुक्षेत्र की तो हो गई, और उसके बाद भी अपन इतिहास में नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कई युद्ध भूमि रही होगी। आप लोगों ने पानीपत के है ना तीनों युद्ध आप लोगों ने सुने होंगे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध तो आप सब लोग जानते होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी व, आप लोग जानते होंगे भाई पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध बड़े युद्ध यहाँ पर हुए थे। और एक तराइन नामक स्थान भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर भी बड़े ही महत्वपूर्ण 2 युद्ध हुए थे तराइन के। एक तो 1191 में, एक 1192 में। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, एक तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और वो ये तराइन का जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को। साथियों अगली कक्षा आज की यानी कल की जो अपनी इतिहास की जो कक्षा होने वाली है उसमें अपन ये इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं और चौहान राजवंश में हम पहुंच गए कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान के समीप। अब उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की तो वो भी कौन सा होगा? यानी हरियाणा भी होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे नया आंकड़ा कैसे आएगा बात करेंगे, कुछ वृद्धि भी हुई है, ठीक है। तो ये था अपना भारत भ्रमण। कैसे लगा आप जरूर मुझे बताना। हर प्रकार की यानी आप अपनी प्रतिक्रिया है जैसा भी आपको लगा है उस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग देना। साथियों हंस वाहिनी की टीम लगातार आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हुए यानी आगे बढ़ रही है और आप लोगों का सहयोग है। और अब मैं आप लोगों को यानी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और सैनिकों का क्या करना? सम्मान करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।